Radhe Radhe. Welcome to the new series of Rebirth of My Cool and Flirty Wifey. Episode 1 Rebirth and तूफानी रात। मुंबई के मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुनामी आने वाली हो या खुद राक्षस शैतान धरती पर उतर आए हों, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए थे। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं। मुंबई में सबसे खतरनाक एक घने जंगल के अंदर कई सारे लोग थे। एक लगभग 24 साल की लड़की किसी फाइटर की तरह फाइट कर रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, जिसमें से खून बह रहा था, पर बारिश की बूंदों के कारण ज़्यादा खून नज़र नहीं आ रहा था। उसके ब्लैक पैंट और वाइट टॉप पहना हुआ था, जो बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक चुका था और वो थक चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी लड़ते लड़ते, पर फिर भी वो बिना रुके लड़ रही थी। लगभग सभी को मारने के बाद वो अपनी आंखों में आग लिए सामने देखने लगी। फिर गुस्से से बोली, मैंने अपनी शर्त पूरी की। आपने कहा था अगर मैं इन सबको हरा दूंगी तो आप स्माइली को छोड़ देंगी। अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। उसकी बात सुनकर उससे कुछ ही दूर पर खड़ी औरत हंसते बोली, ओह मेरी प्यारी अमायरा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ जो इस स्माइली को छोड़ दूंगी? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कैसे मरोगी? कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उस औरत ने कस के एक 6 साल की बच्ची को पकड़ा हुआ था जो रो रही थी। ये स्माइली थी, तंश वर्धन जिंदल की इकलौती भतीजी। स्माइली रोते हुए अमायरा को देखकर बोली, कूल मम्मा, स्माइली को दर्द हो रहा है, स्माइली को बचाइए, आहा। वो इतनी ज़ोर से रो रही थी कि कोई भी उसके मासूम चेहरे को देखकर पिघल जाए, पर वो औरत नहीं पिघली। उसने इरिटेट होकर स्माइली को एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप। कब से रोए जा रही हो? चुपचाप खड़ी रहो वरना जान से मार दूंगी। उसके थप्पड़ मारने से स्माइली जमीन पर गिर गई तो वह अपने मुंह पर हाथ रख के सिसकने लगी। उसके हाथों की कोहनी छिल चुकी थी और आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी रोने से। अमायरा उसकी हालत देखकर सिहर गई। उसका शरीर कांप गया। वो स्माइली की तरह बढ़ते हुए चिल्लाई, स्माइली। उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि इतने में वो औरत अपने हाथ में पकड़ी गन से दूसरे शूट कर देती है। सीने के थोड़ा ऊपर गोली लगने से अमायरा दर्द से करहा उठी। आह! अब वो जमीन पर गिर गई, पर उसने किसी तरह खुद के दर्द को सहते हुए उस औरत से रिक्वेस्ट की, छोड़ दो स्माइली को, प्लीज़। आपको मारना है तो आप मुझे मार दो आंटी, प्लीज़ उसे छोड़ दो। अमायरा की आंटी यानी विश जी हंसती हैं। फिर अचानक वो ही नफरत से बोली, अमायरा, तुम्हारे कारण मेरी बेटी को नाराज़ किया, उसके साथ गैरों जैसा सुलूक किया। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। काश तुम बचपन में ही उस जंगल में खोकर मर गई होती तो आज रायचंद की सारी प्रॉपर्टी मेरी होती, पर नहीं, उस बुड्ढे ने तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतने कहते ही वो एक और गोली उसके पैर में मार देती है। ये देखकर स्माइली रोने लगी। छोटी मम्मा। स्माइली किसी तरह खड़ी हुई और भागते हुए अमायरा की तरफ भागी। विश जी ठहर के मार के हंसने लगी। स्माइली भी चोट लगी थी। वो लड़खड़ाते रोते हुए भाग रही थी। वो जैसे ही अमायरा के करीब पहुंची, एक कार तेजी से आते हुए उसे बेरहमी से ठोकर मार देती है। आह! अमायरा हवा में उछलते हुए बेजान सी काफ़ी दूर जा गिरी। ये देखकर अमायरा सन्न रह गई। वक्त जैसे थम सा गया। बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनकर अमायरा होश में आते हुए स्माइली की तरफ भागी। स्माइली! सीने को थोड़ा ऊपर गोली। स्माइली खून से लथपथ पड़ी थी।
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि स्माइली हवा में उछल गई। मिस्टेक हो जाती है। स्माइली खून से लथपथ पड़ी थी। अमायरा जल्दी से उसकी गोद में लेकर उसे घबराते हुए उठने लगी। स्माइली उठो, स्माइली अपनी आंखें खोलो बेबी। अमायरा लगातार रो रही थी। वो कोई कमज़ोर नहीं थी, बस हालात ऐसे कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अमायरा रोते हुए स्माइली को उठाने की कोशिश करने लगी। तभी स्माइली जो अभी होश में थी वो धीमी मगर अटकती आवाज़ में बोली, मम्मा पीहू को दर्द हो रहा है, मम्मा चोट लग गई, स्माइली को यहाँ दर्द हो रहा है। वो अपने हाथ से अपने सिर पर कंधे की तरफ इशारा करती है जहाँ से बेताशा खून बह रहा था। अमायरा उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, माय लव, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। इतना कहते ही वो अपने हाथ से उसके बहते खून को रोकते हुए विशी से बोली, आंटी आपको जो चाहिए मैं आपको सब दूंगी, पर अभी बेबी को हॉस्पिटल ले चलिए। वो रोते हुए अपने हाथ जोड़ लेती है, पर विशी उसके ऊपर ही बंदूक तान देती हैं। अमायरा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वापस आने के बाद वो अपने मॉम डैड को छोड़कर जिस आंटी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी वो इतनी बेरहम होगी। उसने स्माइली को कस के पकड़कर गुस्से से कहा, आप कितनी बेरहम हैं, आप भी मॉम डैड जैसी बेरहम हैं जिन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में ही मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। मुझे आप सबसे नफरत है, मुझे खुद से नफरत है कि क्यों मैं आप जैसे धोखेबाजों पर विश्वास किया। अमायरा के आंसू स्माइली की ऐसी हालत देखकर रुक नहीं रहे थे। गोली लगने के कारण उसका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। उसे अब हल्का धुंधला दिखाई देने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर एक और औरत कार से निकलते हुए ठाका मारकर हंसने लगी। अमायरा उसकी तरफ देखती है। धुंधले देखने के कारण उस औरत को पहचानने में उसे 5 सेकंड लगे। उस औरत को पहचानते हुए वो चौंकते हुए बोली, आप? वो औरत कोई और नहीं बल्कि वंश की बड़ी मॉम किया थी, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। किया जी चलते हुए अमायरा के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अमायरा की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह नो अमायरा, कैसी हालत हो गई तुम्हारी। अगर तुम्हारा पति तंश तुम्हें ऐसे देखता तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता, पर तुमने वो बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी जगह कोई और होता तो वो तुम्हारे से नफरत करता, पर वो अभी भी सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल है। वो बदहवास सा इस जंगल के बाहर तुम्हें ही ढूंढ रहा है। हमने उसे कितना मार मार खाकर उसकी हालत मरने जैसी हो गई, पर वो सिर्फ तुम्हारा नाम ही पुकारे जा रहा था। लेकिन तुम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ हमारे कहने पर यहाँ आ गई। खुद आई तो आई, इस स्माइली को भी ले आई, कहकर वो नफरत से स्माइली और अमायरा को देखने लगी। वहीं तंश का नाम सुनकर अमायरा और भी ज़्यादा रोने लगी और वो रोते हुए खुद से बोली, आई एम सॉरी तंश, सब मेरे कारण हुआ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपने दुश्मनों पर भरोसा करके मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। क्यों मैंने तुम्हारा प्यार नहीं समझा, क्यों मैंने तुमसे नफरत की, क्यों मैंने तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स धोखे से साइन कराकर उसे इन सबको दे दिए। आज सिर्फ मेरी कारण तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन गया। अमायरा को बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने कभी तंश पर को नहीं समझा। अमायरा जब सालों बाद अपने घर आई तब उसके डैड ने किसी कारण से उसकी शादी 21 साल की उम्र में ही सबसे अमीर और ताकतवर परिवार यानी जिंदल खानदान के चौथे सबसे छोटे गुस्सैल घमंडी और चहेते बेटे तंशवर्धन के साथ कर दी थी, और जो अमायरा के सिर्फ 2 साल ही बड़ा था। तंश का गुस्सा भगवान शिव जितना खतरनाक और तबाही मचाने वाला था, इसलिए उसे कोई नहीं छेड़ता था, पर एक अमायरा थी जो उसे झुकने की हिम्मत रखती थी, झुकाने की। पर अमायरा विशी की बातों में आकर तंश को गलत समझती है और उसे लगता था तंश ने सिर्फ अपने फ़ायदे और उसकी खूबसूरती के लिए उससे शादी की। उसकी नज़रों में तंश एक प्ले बॉय था। वो तंश से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसने तंश को सामने से उसके कज़न भाई के साथ रोमांस किया ताकि वो तंश को हर्ट कर सके।
पर उसकी इस हरकत से वो सबकी नज़रों में गिर गई और तंश भी इस घटना के बाद 1 महीने तक घर नहीं आया था। किया जी अमायरा के चेहरे पर पकड़ कर जोर से दबाते हुए बोली, अम्मू मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मरते ही हम तुम्हारे उस पति को मार देंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। कहकर वो हंसने लगी। अमायरा के अंदर सब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी अब, पर वो हिम्मत करके पास में पड़ा पत्थर उठाकर उसे किया जी के माथे पर मार देती है। अगले ही पल किया जी अपना सिर पकड़कर चिल्लाई, आहा! उनकी चीख सुनकर एक 25 साल का लड़का जो अभी ही कार में निकला था, वो भागते हुए और उसने एक जोरदार थप्पड़ अमायरा को मारते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की? इस थप्पड़ से अमायरा का गाल सुन्न हो गया और वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। उसने अपनी पनीली आंखों से उस लड़के को देखकर कहा, यश तुम भी इनके साथ मिले हो? और मैं भी, कहते हुए एक लड़की आकर उस लड़के के सामने खड़ी हो गई। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। फिर अमायरा तो टूट चुकी थी। अपनों के धोखों से आज उसे समझ आया कि सबने उसका इस्तेमाल किया था। बस वो लड़की अमायरा की कज़न और विश जी की बेटी आलिया थी। आलिया सैड फेस बनाकर बोली, प्यारी बहन, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो बचपन में तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिला और तुम 5 साल की उम्र में ही खो गई। अब जब वापस आई तो तुम्हें ऐसी दर्द भरी मौत मिल रही है। वैसे एक राज की बात बताऊं? कहकर वो हंसने लगी और फिर नफरत से आंखें बोली, तुम्हें बचपन में तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं, बल्कि मेरी मॉम ने जंगल में छोड़ा था। तुम्हारे मॉम डैड ने तो तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। अमायरा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो हमेशा से अपने मॉम डैड से नफरत करती थी कि उन्हें उसे पैदा होने के 5 साल बाद क्यों मारने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया। पर ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मम्मा, स्माइली को दर्द हो रहा है। आहा! तभी स्माइली की दर्द भरी आवाज़ सुनकर अमायरा अपने होश में आई। उसने स्माइली को उठाते हुए हकलाकर कहा, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। कहकर वो स्माइली को गोद में उठाकर जाने लगी, पर उसका शरीर उसे चलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ा गिरने लगी। सभी उस पर हंस रहे थे। विशी यश से बोली, यश जाओ जाकर केरोसिन लेकर आओ, क्योंकि अब इसे और जिंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं। यश हंसते हुए जाकर कार से केरोसिन लेकर आया और अब तक बारिश बंद हो चुकी थी, बस बिजली ही कड़क रही थी। यश ने केरोसिन अमायरा और स्माइली पर डाल दिया तो किया जी डेविल स्माइल करके बोली, चलो अब हमें अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा, वरना रायचंद और जिंदल की प्रॉपर्टी के लिए हमें तुम्हें आगे पीछे घूमना पड़ रहा था। इधर यश भी बोलना शुरू करता है, तुमने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और मुझ पर हर सीक्रेट बताया अम्मू, इसलिए तुम्हें जलाकर मारने का काम मैं करूँगा ताकि तुम जल्दी इस दर्द से आज़ाद हो जाओ। इतना कहकर वो लाइटर जलाकर उसे अमायरा और स्माइली के ऊपर फेंक देता है, पर किसी के बीच में ही लीटर को पकड़ लिया था। ये कोई लाइटर को पकड़ लेता है और नहीं बल्कि तंश था, जो हद से ज़्यादा जख्मी था। तंश ने हैंडसम चेहरे पर कई सारी चोटें थी, निशाने थे। वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। वही उसे देखते ही क्रिया जो गुस्से से बोली, ये जिंदा यहाँ कैसे आ गया? आलिया नफरत से बोली, आंटी चिंता मत करिए, इन दोनों के साथ उसे भी मार देते हैं। उसका आइडिया सबको पसंद आया। वही अमायरा तंश को देखकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो अब खुद के कारण तंश को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तंश से रोते हुए कहा, तंश स्माइली को लेकर जाओ प्लीज़, मेरे लिए खुद को जान खतरे में मत डालो। तंश अपनी काली गहरी आंखों से अमायरा को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना
कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मेरी सांसें पहले रुकेंगी और मैं पहले मरूंगा। उसकी गहरी और धीमी आवाज़ में उसका दर्द झलक रहा था। अमायरा कांप गई। उसकी इमोशनल बातें सुनकर वो तंश से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, पर तंश ने नज़रें सिर्फ अमायरा पर कर दी। अमायरा रोते हुए सबसे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी तंश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो हमेशा ही से मेरा भला चाहते थे। तंश के होठों पर मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने हल्का हंसते हुए पूछा, क्या सच में तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद तुम यश के साथ आराम से रह सकती हो और मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने तुम्हें साइलेंट लव किया। उसके हर एक लफ्ज़ में उसका दर्द झलक रहा था। वो बहुत निराश था, पर वह अंदर ही अंदर खुश था कि वो मरने वाला है। वो खुश था कि अब उसे अपनी अमायरा को यश के साथ नहीं देखना पड़ेगा। अमायरा भी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। किया जी, जो सब ये ड्रामा देख रही थी, उन्होंने यश से कहा, यश इन तीनों को ही मार दो। यश तंश को मारने के लिए आगे बढ़ा ही ताकि तंश उसके हाथ को पकड़कर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। भले ही वो बहुत जख्मी था, पर उसने इस मुक्के में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। यश इस मुक्के से 2 कदम पीछे हो गया। फिर उसने गुस्से से तंश को देखते हुए कहा, तुम तो आज मैं ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। इतने कहते ही वो गुस्से में अपनी गन निकालकर उसे अमायरा और स्माइली की तरफ पॉइंट कर देता है। यही देखकर तंश जल्दी से दोनों के सामने आकर यश को धमकी देते हुए सर्द आवाज में बोला, ऐसा सोचना भी मत, वरना। वो बीच में ही अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है क्योंकि पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी जो सीधा तंश के सीने पर लगी। अमायरा स्माइली को छोड़ चिल्लाते हुए तंश की तरफ बढ़ी, पर अचानक ही तंश ने सिर पर वर्षा जी हॉकी स्टिक मार देती है जो उन्होंने कार में निकाली थी। तंश खून से लथपथ निढाल सा जमीन पर गिर गया। उसने अपनी अध खुली आंखों से देखा विश जी स्माइली और अमायरा की तरफ बढ़ रही थी, तो वो हिम्मत करके किसी तरह उठा और विश जी को रोकते हुए चिल्लाया, अमायरा स्माइली को लेकर जाओ, अम्मू गो। तो वंश क्रिया को विश जी को रोक लेता है। तो यश क्रिया और विश जी को रोक लेता है, पर अमायरा अपना सिर ना में हिलाते हुए रो कर बोली, नहीं तंश, तुम स्माइली को लेकर जाओ, इनकी दुश्मनी मुझसे है, तुम बीच में मत आओ। वो रोते हुए तंश की तरफ बढ़ी, पर जिस मास्क मैन ने तंश के सीने पर गोली चलाई थी, वो लगातार 5 गोली उसे और मार देता है। क्रिया, आलिया, यश और विश जी हंसने लगी। जो मास्कमैन अपने साथ आए आदमियों को कुछ इशारा करता है तो उसके आदमी जाकर तंश को स्माइली को दूर कर अमायरा को पकड़ लेते हैं। अमायरा गुस्से से मगर कमज़ोर भरी आवाज़ में बोली, छोड़ो, क्या कर रहे हो तंश? स्माइली। 6 गोली लगने के बाद वंश की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी वो मास्कमैन हंसते हुए बोला, अमायरा रायचंद्र, तुम क्यों वापस आई? इसका गम मरने के बाद भी तुम्हें रहेगा। खैर, अब तुम अपने प्यारे पति और मुँह बोली बेटी की मौत देखोगी। कहकर वो राक्षसों की तरह हंसने लगा। फिर उसने तंश के सीने पर अपने बूट को रख जख्मी जगह को मसल दिया तो तंश के मुंह से खून निकल आया। अमायरा कांपते हुए चिल्लाई, प्लीज़ छोड़ दो उसे। तंश, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तंश। तंश रो रो कर और चिल्लाकर उसका गला खराब हो गया था। वो मास्कमैन तंश और स्माइली के ऊपर कैरोसिन डालकर माचिस को जलाकर हंसते हुए बोला, अमायरा देखो अपनी बर्बादी। कहते हुए वो जलती हुई माचिस की तिल्ली तंश और स्माइली के ऊपर फेंक देता है। अगले ही पल
स्माइली की चीख की आवाज़ सुनाई दी। आह मम्मा मम्मा, छोटी मम्मा। तंश की भी धीमी मगर दर्द से हंसने की आवाज़ आई। गुड बाय बीबी। उस आग में स्माइली की तड़पती बॉडी साफ दिख सकती थी। उसके छटपटे शरीर को देख कोई भी रहम खा जाए, पर वहाँ मौजूद हर कोई बेरहम था। अमायरा छू नहीं सॉरी अमायरा कुछ नहीं कर पाई सिवाय देखने के। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद के हाथ अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। उसे अब अपना सिर भारी लगने लगा। गुड बाय। तंश ने ये आखिरी शब्द उसके सीने में सोई की तरह चुभ रहे थे। वो मास्कमैन उसे भी मारने वाला था, पर यश उसे रोककर डेविल स्माइल करके बोला, नहीं, ये बिना मुझे मज़े दिए कैसे मर सकती है। मेरी नज़र जब से इसकी खूबसूरती पर थी, पर उसने कभी मुझे खुद को टच नहीं करने दिया। उस दिन भी केवल तंश को दिखाने के लिए उसने रोमांस का नाटक किया था, पर आज मैं आजमाना चाहता हूँ और इसे ये भी तो बताना है कि तंश के बच्चे की माँ बनने वाली है, कहकर वो जोर से हंसा। अमायरा प्रेग्नेंट थी, पर उसकी खबर खुद उसे भी नहीं थी। आलिया ये सुनकर गुस्से से बोली, ये तुम। यश बीच में ही मुंह बनाकर बोला, बेबी, वैसे भी वो मरने वाली है, बस ऐसे ही मरने से उसे दर्दनाक मौत दे रहा हूँ। वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। विशी हंसते हुए बोली, बेटा आलिया, जवान लड़का है, बस खेलना है तो चाहता है, इसे खेलने दो। अब सभी अमायरा को नफरत से देख रहे। वहाँ के जाने लोग पर वो मास्कमैन बहुत खुश था। यश जाकर अमायरा के बालों को पकड़कर तिरछा मुस्कुरा बोलता है, आज मुझे तुम्हें अंदर से तोड़ दूंगा। बहुत तरसा हूँ तुम्हारे लिए, पर आज मेरी प्यास बुझेगी और साथ ही साथ तुम्हारे वंश की आखिरी निशानी भी मरेगी। अमायरा, ये राज की बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें खुद भी नहीं पता। कहते ही वो अमायरा को एक झटके से लिटाकर उसके टॉप को फाड़ देता है। अमायरा को गोली लगी थी, उसके जख्म से खून निकल रहे थे। वो सदमे भी और उसे इंजेक्शन भी दिया गया था, इसलिए उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसे बच्चे के बारे में सुनकर भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस यश की हैवानियत महसूस कर पा रही थी। कुछ देर बाद याद अपनी हैवानियत दिखाकर उसने कपड़े पहनकर अमायरा को गार्ड्स के हवाले कर देता है और गार्ड्स उसके साथ भी वही सब कर चले गए। अब काली अंधेरी रात में अमायरा का बेजान शरीर पड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो गई। अमायरा का खून बारिश की बूंदों के साथ बहकर ज़मीन पर फैल गया। उसके बॉडी से बहता खून साफ बता रहा था कि उसने अपना बच्चा खो दिया था, अपनी तंश की निशानी को खो दिया था। बिजली कड़की और उसके साथ ही अमायरा की आंखों में हरकत हुई। उसे खुद से ही घिन आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, तभी उसका दिल चीखने लगा, तंश, स्माइली, तुमने मेरे कारण अपनी जान गंवा दी, इसलिए भगवान ने मुझे उसकी सज़ा दी है। पर काश मैं अगली गलती को सुधार पाती। काश मुझे एक मौका मिल पाता अपनी गलती सुधारने का। काश मुझे पता होता मेरे तंश की निशानी मेरे पेट में है। हमारा एक बॉडी अब मूवमेंट नहीं कर रही थी। तभी एकदम से बिजली की तेज़ रोशनी अमायरा के ऊपर गिरी और अमायरा की सांसें बंद हो गई। तैयार करो इसे शादी के लिए, क्योंकि आज ये मेरी यानी ब्लैक ईगल की दुल्हन बनेगी। एक आदमी ने अपनी दमदार आवाज़ में बेड पर लेटी एक लड़की को देखते हुए कहा। उस आदमी की हाइट 6 फीट थी, गोरा रंग, लेकिन चेहरे पर लगे मास्क के कारण उसका चेहरा सही से नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। उसका ऑरा बहुत ही हैंडसम था। वो आदमी कुछ देर तक
उस बेहोश पड़ी लड़की को देखने के बाद रूम से बाहर चला गया। उसने जाते ही रूम में खड़ी एक औरत जो डर से कांप रही थी, वो बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को देखकर दया भरी आवाज़ में बोली, बेचारी लड़की, इसे तो पता भी नहीं कि इसकी शादी होने वाली है। काश कोई इस लड़की को बचा पाता। इतना कहते ही वह औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, वह शादी का जोड़ा उठाकर बेड पर लेटी लड़की को देखने लगी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अमायरा थी, कहानी की हीरोइन, उम्र 21 साल, जिसका एयरपोर्ट से ब्लैक ईगल के लोगों ने किडनैप कर लिया था। यह औरत बेहोशी की हालत में ही अमायरा की शादी के लिए तैयार करने लगे थे। वहीं ब्लैक ईगल रूम से निकलने के बाद उस लड़की के बने घर से ही बाहर निकल आता है। उसे अपनी सर्द और सख्त नज़रों से चारों तरफ घुमाया। उसके बाद अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगा। वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बेदर्द लग रहा था। वह सभी इस जंगल के अंदर थे, जहाँ पर एक बड़ा सा लकड़ी का घर बना था। उस लकड़ी के घर की रखवाली के लिए कई सारे ब्लैक ईगल गैंग के लोग खड़े थे और उन सभी के चेहरे पर मास्क था। एक लेफ्ट साइड एक ईगल का टैटू बना हुआ था। ब्लैक ईगल का मास्क बहुत ज़्यादा स्टाइलिश था। उसके बस होठ ही नज़र आ रहे थे। वह सिगरेट को अपने होठों के बीच फंसाते हुए तिरछी मुस्कान करते हुए कहता है, अमायरा डार्लिंग, कई सालों से मैं तुम्हें पीछे पड़ा हूँ। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था कि मुझसे शादी कर लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब शादी के बाद तुम्हारे मेरे टॉर्चर सहना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। कहकर वह ठाके मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर हंसने के बाद वह सिगरेट से अपने होठों से निकालकर धुआं को हवा में छोड़ते हुए आगे हंसते हुए बोला, तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे अमायरा? तुम्हारा वह 23 साल का पति जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और ना ही उसके दूध के दांत टूटे होंगे अभी। ब्लैक ईगल बहुत ही खुश था क्योंकि आज वह अमायरा से शादी करने वाला था। ब्लैक ईगल अपना सिर उठाकर मौसम को देखता है, जो अचानक ही खराब हो गया और वह सुबह का वक्त था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था शाम होने वाली है। बिजली कड़कने लगी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ब्लैक ईगल नज़र उठाकर फिर मंडप की तरफ देखता है, जहाँ पर एक पंडित जी बैठे थे और उसके लोग उस पर गन तान कर खड़े थे। उसने गुस्से से भरी आवाज़ में पंडित जी से कहा, पंडित जी तैयारी करो, ये शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश भी इस जंगल के बाहर नहीं जाएगी। ब्लैक ईगल ने जैसे ही कहा, अचानक इतनी तेज बिजली कड़की कि ब्लैक ईगल खुद ही आसमान की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। आसमान का नज़ारा बहुत ही डरावना हो गया था, जैसे खुद साक्षात यमराज ने यहाँ पर कदम रखा हो। दूसरी तरफ इसी जंगल के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। फिर वह सभी अपनी राइफल को लेकर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। उन सभी काले कपड़े पहने लोगों में से एक की नज़रें इतनी तेज थीं कि वो चील को भी मात दे दे। उसकी आंखों में भी ठीक मौसम की तरह ही तूफान नज़र आ रहा था। वह सभी तेजी से जंगल के अंदर बढ़ने लगे। ऐसे लग रहा था उनके ऊपर ठंडी हवा और बादल गरजने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। जंगल के अंदर वह औरत अमायरा को शादी के जोड़े में अच्छे से तैयार कर रही थी। फिर अमायरा के चेहरे को देखने लगती है, जिस पर अभी भी थोड़ा थोड़ा रैशेस थे, क्योंकि उसे अनजान आदमियों ने टच किया था और अमायरा को उस टच से एलर्जी थी। कुछ देर बाद ब्लैक ईगल रूम में अंदर आया और वह अमायरा को निहारने लगा। उसकी खूबसूरती देखकर ब्लैक ईगल हंसते हुए बोला, आज से ये खूबसूरती सिर्फ मेरी होगी। इतना कहते ही वह अपनी नशीली निगाहों से अमायरा को देखने लगा। उसे गोद में उठा लेता है। उस लाल जोड़े में अमायरा बला की खूबसूरती लग रही थी, पर अफसोस वह बेहोश थी। ब्लैक ईगल उसे गोद में उठाकर बाहर आ गया और फिर मंडप के पास खड़ा हो गया। पंडित जी ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। अग्निकुंड भी जल चुका था।
पर हवा के कारण वह ठीक से जल नहीं पा रहा था। यह देखकर ब्लैक ईगल ने पंडित जी से बोला, पंडित जी ये सब काम झाम मत करो, सीधा शॉर्टकट से शादी करवा दो, नहीं तो। इतना कहते ही वो अपने लोगों को इशारा करता है तो उसके लोग पंडित जी के ऊपर गन तान लेते हैं। ये देखकर पंडित जी डरते बोले, ठीक है यजमान, आप पहले फेरे ले लीजिए। पंडित जी कहते हुए एक कोने में खड़े हो गए और ब्लैक ईगल अमायरा को गोद में लिए हुए हंसने लगा, फिर फेरे लेने लगा। एक फेरा पूरा हो चुका था, अब वो दूसरा फेरा ले ही रहा था। वहीं जो लोग जंगल के अंदर आ रहे थे वो और भी तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वे सभी मंडप के काफ़ी करीब आ चुके थे। उनमें से एक आदमी ने जैसे ही ब्लैक ईगल को फेरे लेते देखा, वह बहुत ही खतरनाक नज़र आने लगा। उसका खतरनाक ऑरा चारों तरफ फैल गया। कौन है ये आदमी जो जंगल के अंदर आया? क्या अमायरा को बचाने तंश आएगा या ब्लैक ईगल हो जाएगा अपने इरादों में कामयाब? क्या रीबर्थ के बाद अमायरा सब सही कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए इसी स्टोरी में, रीबर्थ ऑफ माई कूल एंड फ्लर्टिंग वाइफ पर। सो मुझे तो अच्छी लगी स्टोरी एंड आई थिंक आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके जो इसमें कमेंट्स हैं, इसमें जो लाइक्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और जो स्टोरी राइटर हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। इसमें अभी ज़्यादा एपिसोड्स नहीं आए हैं, लेकिन हाँ वो हर वीक एपिसोड्स डेली एपिसोड्स डाल रही है। तो इनकी पहले भी एक आ चुकी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।